हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं वो है क्लास 11th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 1। उसका अध्याय है गद्यखंड का हमारा 10वां, आत्मा का ताप। ये जो आज हम चैप्टर कराने जा रहे हैं ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में हम फटाफट चैप्टर को समझेंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। अब ये चैप्टर हम पहले तो समझ चुके हैं, तब हमने डिटेल में समझा था। आज हम रिवीजन पर्पस से समझेंगे। क्या होता है जब हमारे टेस्ट और एग्जाम होते हैं तो उस समय हमारे लिए हमको रिवीजन के लिए कुछ चाहिए होता है कि फटाफट हम रिवाइज कर लें, तो ये आपको रिवीजन में ही हेल्प करेगा वीडियो। तो ये जो चैप्टर है हमारा आत्मा का ताप, ये सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक है आत्मा का ताप, उसका एक पार्ट है। तो इसीलिए इस पार्ट का नाम ही आत्मा का ताप रख दिया गया। तो सैयद हैदर रजा के जीवन का जो पूरा उन्होंने अपने लिए आत्मकथा लिखी थी वो आत्मा के ताप में लिखी थी। उसी में उनके संघर्ष के यानी कि शुरुआती संघर्ष के जो दौर रहे उसके बारे में जो अंश है और उन्होंने किस तरीके से धीरे धीरे सक्सेस पाई, इसके बारे में जो पार्ट था वो हमारे सामने हमारे पार्ट में रखा गया है। जैसा कि आप पार्ट पढ़ के पहले ही जान चुके हैं कि सैयद हैदर रजा फेमस पेंटर रहे हैं, तो उनके जीवन में शुरुआती दौर में होता है, हर इंसान के जीवन में संघर्ष होता ही होता है। तो वही संघर्ष उन्होंने किस तरीके से किया, कैसे उन्होंने अपना समय किया और कैसे उन्होंने प्रसिद्धि पाई, सभी कुछ इस पार्ट में हम समझेंगे। तो चलिए फटाफट पार्ट को समझते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी करते हैं। तो क्या है लेखक का संघर्षपूर्ण आरंभिक जीवन, यानी कि उनका स्टार्टिंग का टाइम जो जितना संघर्षपूर्ण गया उसके बारे में। लेखक को स्कूल की परीक्षा के 10 में से 9 विषयों में विशेष योग्यता मिली थी। वह कक्षा में प्रथम आया था। पिताजी के रिटायर होने के कारण उसने महाराष्ट्र में स्थित गोंदिया के ड्राइंग टीचर की नौकरी करनी प्रारंभ कर दी। मतलब वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब क्या हुआ, पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया तो उन्हें एज अ ड्राइंग टीचर जो है महाराष्ट्र के गोंदिया में एक पोस्ट लेनी पड़ी थी। शीघ्र ही उसे बम्बई यानी मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति सितंबर 1943 में मिली। अब क्या है, जब वो एज अ ड्राइंग टीचर काम कर रहे थे तो उसी समय उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई थी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अपने अध्यापन कार्य करने के लिए। ये कब की बात है, 1943 की बात है। ड्राइंग टीचर के पद से त्याग पत्र देने के बाद वह बम्बई पहुंचा तो दाखिले की प्रक्रिया बंद हो चुकी थी। इसी कारण छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। अब क्या हुआ, अब उन्हें छात्रवृत्ति दी गई थी कि आप वहाँ जाकर पढ़ाई करिए, लेकिन उनको वहाँ जाने में थोड़ी देरी हो गई। जब तक वो वहाँ पहुँचे, बॉम्बे पहुँचे जे ऑफ आर्ट्स में, तब तक देर हो गई थी। अब दाखिले बंद हो चुके थे तो उनसे उनकी स्कॉलरशिप वापस ले ली गई थी। सरकार ने अकोला के ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की, परंतु लेखक वापस नहीं लौटा और बम्बई में रहने लगा। अब उन्होंने स्कॉलरशिप वापस ले ली तो उसके एवज में जो है गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसा करिए, आप अकोला में एक ड्राइंग टीचर की पोस्ट ले लीजिए, वहाँ जाकर कार्य कीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, और वो वहीं यानी बॉम्बे में ही रहने लगे। बम्बई में उसने एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी की तथा साल भर की मेहनत के बाद उस स्टूडियो के मालिक जलील और मैनेजर हुसैन ने उसे मुख्य डिज़ाइनर बना दिया। अब मुंबई में रहना है तो भाई ऐसे तो रह नहीं सकते, कमाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक नौकरी मिली एक्सप्रेस ब्लॉक के स्टूडियो में एज अ डिज़ाइनर। फिर उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी। मेहनत करने से क्या हुआ, साल भर के अंदर ही वहाँ के जो मैनेजर थे और मालिक थे उन्होंने उन्हें मुख्य डिज़ाइनर बना दिया। दिन भर काम करने के बाद वो पढ़ने के लिए मोहन आर्ट्स क्लब आ जाता था, जब जैकब सर्कल्स में टैक्सी ड्राइवर के घर रात में सोता था। मतलब कहने का तात्पर्य क्या था, वो दिन भर काम करते थे और फिर भाई पढ़ाई करनी थी आर्ट्स की, तो वो कहाँ चले जाते थे, शाम को पढ़ने के लिए कहाँ, मोहन आर्ट क्लब चले जाते थे। अब इनको नौकरी तो मिल गई, अब रहने की जगह का प्रबंध। तो रहने की जगह का प्रबंध क्या हुआ कि उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर के घर रहने का निश्चय किया।
उन्हें जगह मिली। टैक्सी वाला क्या करता था, रात भर टैक्सी चलाता था और दिन में सोता था। तो जब रात में वो टैक्सी चलाता था तो उसका वो रात में जो है उसका रूम खाली रहता था, तो वो वहाँ जाकर रात में सो जाया करते थे और दिन भर में काम करते थे। तब वो दिन में टैक्सी ड्राइवर सोता था। तो इस तरीके से वो वहाँ रुक रहे थे। वह ड्राइवर रात में टैक्सी चलाता था तथा दिन में सोता था। इस तरह दोनों का काम चलता रहता था। तो एक टाइम एक सोता, दूसरे टाइम दूसरा सोता था। एक रात 9 बजे वह कमरे में पहुंचा तो वहां पुलिस वाला खड़ा था। पता चला कि यहाँ हत्या हुई है। वह घबरा गया तथा तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर उसने कमिश्नर से मिलकर सारी बात बताई। कमिश्नर ने उसे बताया कि उन्हें उन दोनों पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, बल्कि टैक्सी में किसी ने सवारी की हत्या कर दी थी। अब क्या हुआ, एक दिन वहाँ पहुँचे तो देखा कि भाई वहाँ पुलिस आई हुई है। तो इस बात से जो है पता चला वहाँ पे किसी का मर्डर हो गया है। तो इससे टैक्सी वाला और वो हमारे हैदर जी जो हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं लेखक। तो वो क्या कहते हैं, तुरंत कमिश्नर ऑफिस जाते हैं। तो वो बताते हैं कि इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, हमको पता है कि किसी ने हत्या करके किसी टैक्सी में ही किसी की हत्या कर दी थी। तो थोड़ा उन लोगों को रिलैक्स मिलता है कि इसमें हम लोग नहीं फंसे हैं। अगले दिन जलील साहब ने जब सारी कहानी सुनी तो उन्हें आर्ट्स डिपार्टमेंट में ही रहने के लिए कमरा दे दिया। यहाँ लेखक फर्श पे सोता था। अब अगले दिन जब वो पहुँचे तो उन्होंने जलील साहब को सारी बात बताई तो वो भी फिक्रमंद हो गए। तो उन्होंने वहीं यानी कि वहीं पर आर्ट डिपार्टमेंट में एक रूम उनको रहने के लिए दे दिया। अब चूंकि वहाँ पे कोई पूरा प्रबंध तो था नहीं, तो वो आराम से ज़मीन पर ही सोया करते थे। प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप लेखक की सफलता का आरंभ होना। देखिए, अभी तो उनका संघर्ष का दौर ही चल रहा था। बॉम्बे आए, बॉम्बे में रहने, कमाने, हर एक चीज़ का उनको संघर्ष चल रहा था। अब इनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और धीरे धीरे इनकी सक्सेस प्रारंभ होगी, सक्सेस स्टार्ट होगी। कैसे होगा? लेखक देर रात तक अपने काम में लगा रहता था। उसकी अपने काम के प्रति निष्ठा देखकर जलील साहब उसे अपने चचेरे भाई का फ्लैट रहने के लिए दे दिया, जिसके बाद लेखक पूरी तरह अपने काम में डूब गया। परिणाम स्वरूप 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ये स्वर्ण पदक उसे मिला। वह इस पुरस्कार को पाने वाला सबसे कम उम्र का कलाकार था। अब क्या था, हमारे लेखक भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, तो पूरा दिन काम करते थे। उनकी मेहनत को देखकर जलील साहब ने अपने चचेरे भाई का एक फ्लैट खाली था, वहाँ उनको रहने के लिए दे दिया। बहुत और भी ज़्यादा मेहनत से वो काम करने लगे। अब क्या हुआ, 1948 में उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की तरफ से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ उनके काम, क्योंकि वो एज अ डिज़ाइनर वर्क कर रहे थे, तो उसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। और ये स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले ये सबसे कम उम्र के जो है कलाकार थे। 2 वर्ष बाद उन्हें फ्रांस सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिली। कहाँ से? फ्रांस से उन्हें स्कॉलरशिप मिली। नवंबर 1943 में उसके 2 चित्र आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। 1943 में उनके 2 जो हैं चित्रों को प्रदर्शित किया। अगले दिन कला समीक्षक रुडोल्फ वॉल लेडेन ने उनके चित्रों की काफ़ी प्रशंसा की। फ्रांसीसी चित्रकार थे ये, उन्होंने उनके जो चित्र थे उनके बहुत, इस प्रदर्शनी में उनके चित्रों को तो शामिल किया गया था मगर सैयद हैदर रजा जी को नहीं इनवाइट किया गया था। लेकिन दूसरे दिन रुडोल्फ इतने बड़े पेंटर ने उनके चित्रों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। उनके वे दोनों ही चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। उस समय 40 रुपये आप मान लीजिए कि 4000 से ऊपर, आप मान लीजिए 10,000 के आसपास होंगे। ये पैसे उनकी महीने भर की कमाई से अधिक थे, यानी कि महीने भर की में भी 40 रुपये नहीं कमा पाते थे, उससे कहीं ज़्यादा थे। लेखक को प्रोत्साहन देने वालों में वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर लैंगहैमर भी थे। अब ये देखिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं, इनको ध्यान करिएगा, इनको हाईलाइट करते या एक जगह लिखते हुए चलिएगा, ये नाम आ सकते हैं। तो अब क्या है, प्रोत्साहन देने में वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर लैंगहैमर भी थे। उन्होंने लेखक का काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया, यानी कि लेखक अच्छा काम करें उसके लिए जो लैंगहैमर जी ने था उन्होंने अपना स्टूडियो दे दिया था काम करने के लिए। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट्स डायरेक्टर थे। लेखक दिन में बनाए हुए ये चित्र उन्हें दिखाता था। वियना के एक कला संग्राहक एम्यूनुएल एल स्मैक्सिंगर भी उनके प्रशंसक बने। इन सब के प्रोत्साहन से लेखक का काम निखरता गया।
लैंगहैमर उनके चित्र खरीदते गए। इसी कारण वर्ष 1947 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, सब जगह से प्रोत्साहन मिला, उनके चित्रों को खरीदते जा, तो अब उनके पास पैसे भी आ गए। तो अब उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो है एडमिशन लिया और वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स बन गए थे। ये चित्र बनाते गए, बिकते गए, तो पैसे भी उनके पास आते गए। वर्ष 1947 और 48 लेखक के लिए कठिन दौर रहा। पारिवारिक रूप से भी इनकी काफ़ी जो है उनको नुकसान हुआ। तो वो सारी चीज़ें इस दो साल में हुई। तो बहुत ही ज़्यादा कठिन समय रहा उनके लिए। क्या था कठिन समय में? 1947-48 के वर्ष लेखक के लिए बहुत कठिन थे। पहले लेखक की माता और फिर पिता का देहांत हो गया। देश में आज़ादी का उत्साह था, परंतु विभाजन की त्रासदी भी थी। लेखक युवा कलाकारों के साथ रहता था, उन्हें लगता था कि वह पहाड़ हिला सकता है। सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बढ़िया काम करने में जुट गए। यानी कि सभी वो जिनके साथ रह रहे थे वो सभी उनको यंगस्टर्स थे, तो यंगस्टर्स के पास जैसे नहीं एक जोश रहता है कि नहीं हम सब कुछ कर सकते, तो वो जोश था, उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता था। लेखक ने वर्ष 1948 में श्रीनगर जाकर चित्र बनाए, यानी कि आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद। तभी कश्मीर पर कबायली यानी कबीलों का आक्रमण हुआ। हालांकि लेखक ने भारत में ही रहने का फैसला किया। वह बारामूला तक गया, जिसमें घुसपैठियों ने ध्वस्त कर दिया था। अब कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, बहुत अच्छी, तो वहाँ वो चित्र बना रहे थे। तो उसी समय वहाँ पर कबालियों ने आक्रमण किया। तो ये हुआ कि भाई यहाँ से भाई आक्रमण हुआ है तो चले जाना चाहिए, उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया और वो बारामूला तक गए, जिसे पूरी तरीके से कबालियों ने नष्ट कर दिया था। लेखक के पास कश्मीर के मंत्री शेख अब्दुल्ला की एक सिफारिश पत्र था। शेख अब्दुल्ला ने उन्हें सिफारिश पत्र दिया था कि वो जो है जहाँ तक चाहें जा सकते हैं, क्योंकि वो एक कलाकार है। क्या था उसमें? जिसमें लिखा हुआ था कि ये एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए, इनकी हर संभव सहायता की जाए, जिसके आधार पर वह श्रीनगर सहित अनेक स्थानों पर यात्रा सहजता से कर सके। मतलब उस पत्र के कारण वो आसानी से सब जगह यात्रा कर पा रहे थे, उन्हें दिक्कत नहीं, क्योंकि सब जगह पुलिस फोर्स लगी थी, इतना ज़्यादा वहाँ पे आक्रमण हुआ था। श्रीनगर यात्रा में उनकी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेरनी कार्तिकेय ए ब्रेंजा से हुई, जिसने लेखक के चित्रों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसे चित्रों को आधार रचना को जानने की ज़रूरत है और उसे कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उन्होंने जब उनके चित्रों को देखा तो कि उन्होंने बोला कि जो बेसिक आप पेंटिंग करते हैं उसके बेसिक जो रूल्स होते हैं, बेसिक जो नींव होती है, फाउंडेशन होती है, वो उसके बारे में अभी आपको और नॉलेज लेनी चाहिए। और इस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करते रहते थे। लेखक पर इस बात का प्रभाव हुआ। उसने मुंबई लौटकर फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला लिया। अब फ्रेंच में बहुत ही फेमस कलाकार रहे हैं, पिकासो वगैरह आप जानते होंगे, पिकासो है, वियना है, बहुत फेमस कलाकार फ्रांस में रहे। तो अब उन्होंने बोला कि हम फ्रांस जब तक सीखेंगे नहीं फ्रांसीसी, तो शायद तब तक हम उसके बारे में इतना जान, क्योंकि पहले क्या होता था, जो फ्रांसीसी कलाकार होते थे वो अपने रिव्यूज़ देते थे, अपनी नॉलेज बांटते थे, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होती थी, वो किस में रहती थी? फ्रांसीसी में रहती थी। अब उसके बारे में अगर नॉलेज एकत्र करना था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्रांसीसी सीख लूँ। अगर मैं सीख लूँगा तो क्या होगा, मैं उनके रिव्यूज़, उनकी जो दी हुई नॉलेज है उसको जो है ले सकूंगा और अच्छे से कार्य कर सकूंगा। तो जैसे ही वो मुंबई लौटे, उन्होंने अलियांस फ्रांसे में दाखिला लिया, जहां पे फ्रेंच सिखाई जाती थी। फ्रेंच कला सीखने की ललक, अब उनके अंदर जब उन्होंने फ्रेंच सीखी तो अब फ्रेंच कला भी वो सीखना चाहते थे। क्या है? मुंबई वर्ष 1950 में फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने उससे पूछा कि वह फ्रांस में जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहता है। भाई सीधे सांसद ने पूछा कि भाई तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, क्यों वो कला सीखना चाहते हो। लेखक ने आत्मविश्वास से बताया कि फ्रेंच कलाकार चित्रण पर अधिकार रखते हैं, यानी कि उन लोग चित्रकारी में बहुत ही अच्छे हैं। सेंजा, वॉन गोंगा, पिकासो, मतीस, श्लांग, ब्रॉक इसके पसंदीदा कलाकार हैं। उन्होंने कुछ कलाकारों के नाम बताए। पिकासो के विषय में पूछने पर उसने बताया वह जीनियस कलाकार हैं।
यह सुनकर सचिव ने उसे 1 वर्ष के बजाय 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर दी। वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए लेखक से कि उन्होंने 1 वर्ष की छात्रवृत्ति मांगी थी, उन्होंने 2 वर्ष की छात्रवृत्ति उन्हें दे दी। लेखक 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। मार्सेई फ्रांस में है। मुंबई से उसे जीवन की एक नई ऊर्जा मिलती थी। लेखक की आत्मा में जो ताप होता है वह सबको दिखाई देता है। लोग वास्तव में काम करने वाले को हर प्रकार की सहायता देते हैं। तो लेखक जो है जब मुंबई में रहकर उनका बेसिक जो संघर्ष था वो उन्होंने किया था। यहीं से उनके दिल का जो कहते हैं ना ताप, जब तक हमारे अंदर कुछ पाने की ललक नहीं होती तब तक हम जो है उसको पा नहीं सकते। और जब ये आत्मा का ताप होता है तो आसपास के लोग भी आपकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। तो लेखक के अंदर वो आत्मा का ताप बंबई से ही जागा था। लेखक द्वारा लोगों को परिश्रम का महत्व बताना। लेखक ने खुद बहुत परिश्रम किया। अब इतनी प्रसिद्धि पाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो उन्होंने तो वही चीज़ उन्होंने दूसरों से भी बोला कि आपको भी उतना ही परिश्रम करना चाहिए। क्या पाठ के अंत में सैयद हैदर रजा अपने कुटुंब के युवा लोगों को संदेश देते हुए कहते हैं कि वे परिश्रम करें तो उन्हें सब कुछ मिल सकता है। वस्तुतः चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम पेंटिंग करेंगे, इसको सेल करेंगे तो हमें बहुत पैसा आएगा, अगर आप इस नियत से पेंटिंग करते हो तो शायद वो चीज़ आपकी पेंटिंग में निकल के नहीं आएगी। लेकिन जो आपके दिल में है उसे आप पेंटिंग पे उतारोगे तो वो पेंटिंग ज़्यादा अच्छी बनती है। इससे कुछ पाने के लिए सर्वप्रथम सर्वस्व अर्पण करना पड़ता है। लेखक ने ऐसी ही लगन जहरा जाफरी में देखी, जो दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती हैं। मतलब अब लगन होती है, हर क्षेत्र में जो काम करता है उसकी अपनी अपनी लगन होती है। तो वही लगन उन्होंने किसमें देखी थी? जहरा जाफरी में, जो दमोह में कार्यरत थी। लेखक कहता है कि युवकों को अपनी क्षमता या सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए कुछ घटने या पाने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं पहल करनी चाहिए। अक्सर ये होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी तब हम करेंगे, या कुछ मिल जाएगा तो करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि इस इंतजार में आप मत बैठिए, आप कार्यरत रहिए, मौके आपके पास में आते रहेंगे। आजकल संपन्न परिवारों के बच्चे संभावनाओं के बावजूद कोई काम नहीं कर रहे हैं, जबकि लेखक और जाफरी जैसे लोग बेचैनी से काम किए जा रहे हैं। तो मतलब जो संपन्न है, जिनको सब कुछ प्राप्त है, वो जो है अरे जब होगा तब देख लेंगे, मतलब उनके अंदर वो लगन नहीं है। जबकि लेखक और जाफरी जो लोग हैं उनके अंदर बेचैनी है काम को करने की। लेखक कहता है कि उसके मन में अब भी काम करने का संकल्प है। उसका मुंबई वाला दौर जागृति का चरण था, तब उसे अपनी आजीविका कमानी थी। यह सच है कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, परंतु यह अंतिम सच्चे या लक्ष्य नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बॉम्बे का जो समय था वो उनकी जागृति का समय था, यानी कि उनके अंदर बहुत कुछ जागा, उन्होंने बहुत कुछ समझा, संघर्ष किया, पाया। तो उन्होंने बोला पैसा जिंदगी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अब पैसे को ही आप जिंदगी का सच या लक्ष्य बना लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सैयद हैदर रजा जी का जो आत्मकथा, उनके संघर्ष का जो पार्ट था, उनके सक्सेस जो देखी उस संघर्ष के बाद, वो हमने इस पार्ट में जानी। अब कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कला के बारे में रजा के विचारों पर प्रकाश डालिए। उन्होंने जगह जगह अलग अलग अपने विचारों को व्यक्त किया है, आपको उन सभी को एक आंसर में कंबाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए। सैयद हैदर रजा का मानना है कि चित्रकला व्यवसाय नहीं है, बल्कि अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम पाया जा सकता है। वे कठिन परिश्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्हें इस बात पर आश्चर्य होता है कि अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं छिपी हुई हैं। यानी कि संपन्न जो बहुत ही रिच फैमिलीज में हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको ईजिली सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते हैं। उनका मानना है कि युवा वर्ग को स्वयं आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में पहल करनी चाहिए। मतलब आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़िए और काम को करिए।
किसी विशेष घटना के घटने का इंतजार नहीं करना चाहिए। सैयद हैदर रजा का मानना है कि एक कलाकार के अंदर एक सृजनात्मकता, बेचैनी होनी चाहिए, यानी कि कुछ नया करने का जो जुनून है वो अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। उसे अपनी रचना अर्थात कलाकृति में सर्वस्व झोंक देने का जुनून होना चाहिए। कला में उदारता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो हम जो काम करते हैं उसको हमेशा इस हद तक हमारे अंदर काम करने की बेचैनी हो चाहिए कि हमारा सारा जो बेचैनी है वो उस काम में दिखाई दे कि हमने कितना डेस्परेट होकर इस काम को किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोफेसर लैंगहैमर कौन थे? उन्होंने रजा को की कैसे सहायता की? तो क्या था, जो प्रोफेसर लैंगहैमर थे वो वेनिस अकादमी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने किस किस तरीके से मदद करी थी? उनके चित्रों को खरीदते थे, उनको प्रोत्साहित किया था, उनकी प्रशंसा उनके काम को करते थे, सभी कुछ आप यहाँ पर लिखोगे। क्या है? प्रोफेसर लैंगहैमर वेनिस अकादमी में प्रोफेसर थे। सैयद हैदर रजा के चित्र को देखकर उन्होंने उनकी काफ़ी प्रशंसा की तथा काम करने के लिए उन्हें अपना स्टूडियो तक दे दिया था। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सैयद रजा दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाते और शाम को उन्हें दिखाते थे, यानी कि स्टूडियो में काम तो वहाँ पे चित्र बनाते थे और शाम के समय वो जो है उनको दिखाते थे लैंगहैमर को। प्रोफेसर लैंगहैमर उन चित्रों का बारीकी से विश्लेषण करते थे, मतलब बहुत ही हर एक चीज़ डिटेलिंग में देखते थे। इससे सैयद रजा का काम और अधिक निखरता चला गया, मतलब बारीकी से देखते और फिर रिव्यू देते कि आपने कहाँ गलती करी है, क्या किया है, तो रजा जी उसको करेक्ट करते थे। तो इस तरह धीरे धीरे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगा। वे उनके चित्रों को खरीदने भी लगे, जिससे सैयद रजा के लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका, क्योंकि भाई उनको पैसे की कमी थी, छात्रवृत्ति वापस लेने की थी, इसीलिए जे आर्ट्स कॉलेज में वो एडमिशन नहीं ले पाए थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब उनकी पेंटिंग्स खरीदी जाने लगी तो वो जो नौकरी कर रहे थे उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। जलील साहब के यहाँ कर रहे थे ना, तो उसको छोड़ दिया। अब पूरा टाइम उन्होंने इन्हीं चित्रों में अपने अध्ययन कार्य में लगा लिया था। इस प्रकार प्रोफेसर लैंगहैमर ने सैयद हैदर रजा को आगे बढ़ने में अत्यधिक सहयोग किया था। मतलब एक होता है ना पैसे की कमी, वो पैसे की कमी लैंगहैमर की वजह से रजा जी की दूर हुई थी। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक सैयद हैदर रजा को आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया था? भाई वो एक फेमस पेंटर तो तब तक थे नहीं, तो इसलिए उनको आमंत्रित नहीं किया गया, मगर उनकी पेंटिंग्स को जरूर वहां शामिल किया गया था, जिससे रुडोल्फ ने बहुत ही दूसरे दिन उसका बहुत ही जो प्रशंसा भी की थी। तो क्या यहाँ पर है, 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से मुंबई में एक चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसके उद्घाटन में लेखक को आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि तब तक लेखक कोई जाना पहचाना प्रसिद्ध नाम नहीं था। हालांकि उस प्रदर्शनी में लेखक के चित्रों को भी रखा गया था। प्रदर्शनी के अगले दिन उनकी समीक्षा प्रकाशित हुई, जिसमें कला समीक्षक रुडोल्फ वॉन लेडेन ने लेखक के चित्रों की खुलकर प्रशंसा की। लेखक के दोनों चित्र उत्कृष्ट होने के कारण ही 40-40 रुपए में बिक गए, यानी कि प्रदर्शनी में रखे थे, सबने बहुत तारीफ करी, खुद रुडोल्फ ने करी, तो सब वो और सभी उसको बहुत अप्रिशिएट करते, तो तुरंत के तुरंत उनके जो चित्र हैं 40-40 रुपए में बिक गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सैयद हैदर रजा को आगे बढ़ाने में जलील और हुसैन ने किस प्रकार सहयोग किया? तो कैसे उन्होंने सहयोग किया था? उन्होंने अपने स्टूडियो में उन्हें एज अ डिज़ाइनर काम दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उनको रहने के लिए वो टैक्सी वाले के यहाँ से नहीं हुआ तो उन्होंने वहाँ पे आर्ट्स डिपार्टमेंट में कमरा दिया। फिर जलील साहब ने अपने चचेरे भाई का एक फ्लैट दिया काम करने के लिए। बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया, तो 1 साल के अंदर ही उन्हें मुख्य डिज़ाइनर भी बना दिया गया था। तो उनके सक्सेस में इन दोनों लोगों का बहुत ही ज़्यादा हाथ रहा था। तो क्या था, लेखक सैयद हैदर रजा को मुंबई में बसने के लिए एक नौकरी की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति मुंबई में एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो चलाने वाले जलील ने एक की। लगभग वर्ष भर के अंदर ही स्टूडियो के मालिक जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने सैयद रजा को मुख्य डिजाइनर बना दिया। बहुत अच्छा वो काम कर रहे थे। कुछ महीने बाद उन्होंने सैयद रजा को रहने के लिए अपने चचेरे भाई की 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा भी दे दिया था। इसके बाद सैयद रजा अपने नए ठिकाने पर आ गए और पूरी तरह अपने काम में
डूब गए। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 वर्ष पश्चात ही 1948 में सबसे कम आयु के कलाकार रजा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। इस प्रकार सैयद रजा को आगे बढ़ाने में जदीर और हुसैन ने यथासंभव सहयोग किया। तो मतलब इन लोगों के सहयोग से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस भी किया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया और क्वेश्चंस भी हमने आपको समझाए। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर था इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ सन हैं। तो ध्यान देखिए, जब आत्मकथा आती है तो बहुत ये लोगों का सन में आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, जो है एक्यूरेट आपको वही लिखना पड़ेंगे। नाम बहुत सारे आए हैं तो उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब भी आप अपनी बुक में या कॉपी में करिए इन चीज़ों को हाईलाइट करिए। जैसे सन हैं, जिन लोगों के नाम हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलिए, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके पास में नहीं आएगी, आपको ये चीज़ याद नहीं हो रही। तो जब भी आपका कोई टेस्ट या एग्ज़ाम हो, अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन को पहले देखिएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देन रिवीजन आप यानी कि ये वीडियो को देखिएगा, तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाएंगे। फिर एग्ज़ाम या टेस्ट में इसको लिखने में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो अब ये जो हमारा वन शॉट रिवीजन है ना, ये हमारे लिए सिर्फ हिंदी में ही नहीं है, आपके सभी सब्जेक्ट्स में आ रहा है। तो इस तक आप पहुंचेंगे कैसे? आपको सबसे पहले गूगल क्रोम के जरिए हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे पहुंचना होगा। मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे आप पहुंच जाएंगे इजीली। वहाँ पर आप जो पेज ओपन होगा वहाँ पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम दिया रहेगा इस तरीके से। उसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर वन शॉट रिवीजन आ जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने देखिए सभी क्लासेस आ गई यहाँ पर, जिन क्लासेस में आपके पास वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आप देख रहे हैं 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो अब है क्लास आप 11th में, तो यहाँ पर आप 11th पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे 11th के वन शॉट रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है, आप उसे देख सकते हैं। सपोज आपको हिंदी में करना है तो आप क्या करोगे, हिंदी में यहाँ पर फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने बुक्स आ जाएंगी। बुक्स आप क्लिक करेंगे आपके सामने सभी चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो भी चैप्टर आ रहा है क्लिक करेंगे, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके पहले आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ लेना है, नहीं तो आपको रिवीजन ठीक से समझ में नहीं आएगा। हमारा चैनल आपको जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता है आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप अच्छा मटेरियल पढ़ें तो आप अच्छा समझें भी और अच्छा लिखें भी। साथ ही ये कंटेंट टोटली हमारे चैनल पे आपको अरेंज मिलेगा, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपका चैप्टर वाइज, बुक वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज़। मतलब एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा टॉपिक देखने के लिए, एक टॉपिक आपने देख लिया, दूसरा टॉपिक आपको देखना है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आपको वो मिल जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।